Welcome to all to this live phone-in interactive program organized by the School of Law, Indira Gandhi National Open University on the subject Legal Awareness for Common Man. Today, the topic taken for discussion is the effective management of disasters in India, the laws, issues and concerns related to this subject. India is one of the countries which is most prone to the disaster matters. India ranks 10th among the world in terms of the worst country prone to the disasters. Disaster means और डिसास्टर जिसको कहते हैं कोई भी इवेंट्स और घटनाएं और जो कंटिन्यूसली आता हो और उसी कारण के वजह से जो लॉस ऑफ लाइफ और प्रॉपर्टी और जो एनवायरनमेंट को उसको ज़्यादा नुकसान पहुंचता हो और वो जो लॉस ऑफ लाइफ प्रॉपर्टी और इन्वायरमेंट को उसी एरिया में जो रहने के लोग के उनके जरिए से उसको काबू में नहीं आता, वो इसके लिए कहते हैं डिसास्टर। डिसास्टर का हम दो तरीके से कह सकते हैं, एक तो नेचुरल डिसास्टर जैसे कुदरत के आधार से होता है जिसको कहते हैं हम फ्लड के जरिए से और साइक्लोन के जरिए से और जो अर्थक्वेक के जरिए से, इसको जो कहते हैं उसको नेचुरल तरीके से नियम को उसको नेचुरल डिसास्टर कहते हैं। दूसरा जो मैन मेड डिसास्टर कहते हैं जैसे केमिकल डिसास्टर, बायोलॉजिकल डिसास्टर और ये भोपाल कैस्ट ये सब खबर में इसको नेचुरल डिसास्टर कहते हैं। इसी लेकिन इसी दोनों के ये डिसास्टर के कारण से ज़्यादा तरफ नुकसान जो लोगों का उसको मैनेज करने के लिए सबसे बड़ा आवश्यकता होती है ये है। हिंदुस्तान का अगर आंकड़ा देखा जाएगा तो पिछले 35 साल में 430 मेजर डिसास्टर का हो चुकी है। उसके लिए जो मरने का संख्या 1.5 लाख का ज़्यादा है, उसमें जो लोग उसमें पीड़ित हुए उसके 150 करोड़ के लोग इसके जो अफेक्टेड लोग हैं। इतने बड़े विस्तार से जो अपने देश में इतने बड़ा देश होने के बावजूद भी, अपने मैकेनिज्म होने के बावजूद भी इसी को जो कुदरत के सामने जो इंसान कुछ नहीं कर पाएगा, शायद इसके एक बड़ा कारण होगा। लेकिन अपने हिंदुस्तान में इसके लिए कानून अपने बना किया हुआ है, डिसास्टर्स मैनेजमेंट एक्ट करके 2000 हमने एक्ट बना रखे। उसी के अंतर्गत इसी डिसास्टर को मैनेज करने के लिए क्या क्या प्रावधान होना चाहिए उसके लिए गठित किए हुए। उसमें सबसे बड़ा 3 संस्थान हैं जो नेशनल डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसके से जैसे हमारा वन ऑफ से ऑनरेबल मेंबर से जो मैं इंट्रोड्यूस करूंगा वो इसमें है। जो नेशनल डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसको प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री उसको चेयरपर्सन है, उसके अंतर्गत 9 मेंबर्स हैं, उसको सारे एक्सपर्ट्स उसके अंतर्गत शामिल हैं। उसमें आज हमारा सामने है डॉक्टर मेजर जनरल बंसल साहब हैं जो इस प्रोफेशनल से मेडिकल डॉक्टर हैं। उनके लिए जो विशिष्ट सेवा मेडल उनका मिल चुका प्रेसिडेंट का तरफ से जो मेरिटोरियस सर्विस करने के लिए, एंड ही इज स्पेशलाइज्ड इन मैन मेड डिसास्टर्स जिसके बारे में उन्हें ज़्यादा जानकारी देने का हमने इसको इन्वाइट कर रखे। एंड ही इज ऑल्सो वन ऑफ द पायनियर in starting the institution called the Chemical, Biological, Radiological Nuclear Mitigation Institute जो ग्वालियर में उनका संस्था का करने के लिए सबसे बड़ा कारण है। इन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर इसी मैन मेड डिसास्टर पर बहुत ज़्यादा काम किए हैं, ट्रेनिंग दे कर गए, सेवरल कंट्रीज में विजिट किए हुए हैं, उनका अवार्ड से बहुत सारे मिले हुए हैं। इसके साथ वेलकम टू आवर स्टूडियो सर फॉर दिस प्रोग्राम बंसल साहब के लिए, एंड वेलकम टू मिस्टर संदीप रॉय ऑल्सो जस्ट नाउ जॉइंड अस। Mr. Sandeep Roy is our IPS officer belonging to the 1986 batch Tamil Nadu cadre. He is presently holding the position of Inspector General of Police, NDRF, National Disaster Response Force. Welcome to you, sir. And he worked in Tamil Nadu in various capacities at the high level position in the police departments, including police, rural policing and metropolitan policing and all other things also. And he has also had certain international assignments and he has got several awards also. Welcome to you, sir, Sandeep Rai Patel sir, for our program. And we have also our another person from this Mr. Dr. Satyendra. He is the Executive Director, National Institute of Disaster Management. He is belong to the Indian Forest Service cadre. He has done extensive work in disaster management. He has done his PhD also on the subject, and he did extensive work in UK also on this subject. Now he is heading the institution. ये 3 संस्थान हैं नेशनल डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो प्राइम मिनिस्टर का नेतृत्व में है। उनका कार्य प्लानिंग, पॉलिसीज, गाइडलाइंस के नियंत्रण करने के लिए उनके से बंसल साहब हमारे सामने मौजूद है। एंड अपना द NDRF जिसको जो वन इज द
प्री डिजास्टर सिचुएशन, द पोस्ट डिजास्टर सिचुएशन। जो पोस्ट डिजास्टर सिचुएशन है, एनडीआरएफ को ज़्यादा उसमें रोल प्ले करना पड़ता है, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी देंगे। एंड अपना जो कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट उसके डॉक्टर संजय हैं। वेलकम सर टू आवर प्रोग्राम। लेट मी स्टार्ट विथ बंसल सर, मैं आपसे शुरू करूँगा। जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो प्राइम मिनिस्टर है, उनके लिए जो स्ट्रक्चर के बारे में और उनका रोल एंड फंक्शंस को नेशनल लेवल पे भी, स्टेट लेवल पर भी, डिस्ट्रिक्ट लेवल जो गठित हुआ, इसके बारे में जो लोगों के लिए थोड़ी जानकारी दी जाए और उसको जो मोटे मोटे तौर पर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उनको क्या रोल है, स्टेट लेवल का क्या रोल है, जो नेशनल लेवल का उनको थोड़ा जो डिमार्केशन ऑफ फंक्शंस वगैरह इसके ऊपर थोड़ा विस्तार से जानकारी देंगे तो अच्छा रहेगा। थैंक यू। एज यू टोल्ड, this National Disaster Management Authority has been constituted under the chairmanship of Honorable Prime Minister, and this authority is an apex body which makes the plans, policies, guidelines, and we have got our National Executive Council, which is executive body for disaster management. And as you have rightly said, this National Disaster Management Authority has got NIDM, that is the National Institute of Disaster Management, for the training purpose, and National Disaster Response Force for the response purpose. So we make plans, and NDMA has got a vision that to make or to build a safe and disaster resilient India by developing a proactive, holistic strategy with the technology support, having a culture of prevention, mitigation and preparedness. Now there is a change in paradigm. The paradigm shift is, initially the disaster management used to be a relief oriented. If there is a disaster, you call army, you call some NGOs and they do the work. But now it has to be prevention, mitigation, preparedness, and with that point of view only the disaster management can be done. Now disaster response force, of course, about which Mr. Sandeep will tell you, but at the same time they have got a lot of things which they have done, and they have done in the Kosi flood, they have done during the Commonwealth game, they have done during we have sent a force, and that was done in the Japan also. So that is the one thing which they are doing. Now as far as NDMA is concerned, NDMA is giving training to the people, providing the preventive measures, and as they say, prevention is better than cure, and that is very, very important that one has to do the prevention, because if we invest $1 for prevention, that we can save $4 otherwise for the disaster management. So that is this body has been made, and for that purpose now we are having training as well as the capacity building, and we have got with us all the things are done together. Yeah. Sir, there we'll take the call from Gujarat, sir. Please give the call, please. Yes, Mr. Panchal. Hello, good evening. Yeah, please. गुजरात कलकत्ता साटम्बा से परेश पांचाल बोल रहा हूँ। हाँ जी सर। अभी यहाँ गुजरात के अंदर भी 2 दिन पहले बारिश हुई, तो वहां पर डिजास्टर मैनेजमेंट की एकदम कमी देखने मिली। तो इतनी कम बारिश के अंदर सबसे पहले डिजास्टर मैंने ये देखा, जो कंस्ट्रक्शन होता है, तो कंस्ट्रक्शन जो होता है नालों का या और भी जो कंस्ट्रक्शन होते हैं जिसका ताल्लुक पानी से रहता है, डिजास्टर मैनेजमेंट क्या तो सबसे पहला पानी की बात है। हमने उत्तराखंड में देखा, गुजरात में कच्छ का भूकंप देखा। ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट के कोर्सेस भी मैं तो प्रीफर करता हूं कि सभी यूनिवर्सिटियां चलाए, जिसके कारण अवेयरनेस भी बहुत जरूरी रहता है। और गवर्नमेंट के द्वारा भी ये देखा गया है कि जब डिजास्टर हो तब कुछ एक्शन में आते हैं, एक बात ये देखी गई है। दूसरा मैंने देखा कि उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड के अंदर जो रोड बनाए गए उसके साइडों में जो प्रिवेंटिव वॉल बनाना चाहिए वो नहीं बनाया गया, और पानी का जो बहाव लगा उसी के साथ मट्टी के साथ, उसके कारण सबसे ज्यादा डिजास्टर हुआ है। मिस्टर पांचाल जी, आप तो सवाल पूछिए प्लीज, टाइम ज्यादा ले रहे हैं आप, थोड़ा टाइम शार्टली आपका सवाल पूछिए प्लीज। बिल्कुल, यू आर राइट।
तो सर इसके अंदर क्या प्रिवेंटिव और प्रोटेक्शन के लिए काम करना चाहिए, सरकार को किस प्रकार का एक्शन लेना चाहिए? धन्यवाद। देखिए, जो मैं एक्सपेक्ट के पहले जो आप तो यू आर वेरी रेगुलर स्टूडेंट ना, आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल में ये घटी जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी एक है, इसको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर उसको उसका नेतृत्व में है, उसमें पुलिस ऑफिस उसमें शामिल है, मेडिकल डॉक्टर्स उसमें शामिल है, उनकी एक स्थिति है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और यू आर एनजीओ, यू आर रनिंग एन एनजीओ, आप उनको थोड़ा सा कनेक्शन में रखिए, ये सारे जो होते हैं 2 दिन का वर्क करना, उनके जरिए से थोड़ा बहुत इसको सुलझा जा सकता है। नाउ आई लीव टू the experts to respond on this related issues में। मैं पांचाल साहब ने जो सवाल किया उसके बारे में कहना चाहूँगा कि इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि कम्युनिटी अवेयरनेस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी डिजास्टर को रोकने के लिए कम्युनिटी फर्स्ट रिस्पॉन्डर होता है, तो कम्युनिटी की अवेयरनेस के लिए सरकार काफ़ी कार्यक्रम चला रही है, जैसे कि रेडियो में हम लोग जिंगल्स देते हैं, हम लोग समाचार पत्रों में विज्ञापन देते हैं जिससे किस तरह से बाढ़ से बचा जाए, किस तरह से सुरक्षित मकान बनाए जाए। तो इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा महत्व देने की ज़रूरत है ताकि प्रिवेंटिव मेजर्स शुरू में ही लिए जा सकें किसी भी डिजास्टर से। और जैसा कि हमारा आपदा प्रबंधन संस्थान है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, तो उसमें हम लोग प्रशिक्षण भी देते हैं, और इसी तरह के 30 सेंटर पूरे मुल्क के अंदर हैं जहाँ की आपदा प्रबंधन से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाता है। लेकिन प्रशिक्षण के साथ साथ अवेयरनेस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अवेयरनेस के लिए जैसे पंचाल साहब के बारे में आपने बताया, तो लोगों को जागरूक किस तरह से किया जा सके, तो इसमें समाज की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर एनजीओज़ की इसमें महत्वपूर्ण रोल हो जाता है। Adding to what Dr. Satyendra has said, Mr. Panchal question is a very holistic question. I think his overall question is regarding the mechanism and what has happened so far. So we are here ever since the establishment of NDMA and the other agencies like NDRF and NIDM. So a lot of effort has been put in, not only to make aware the people, it is also for the state governments and also to the district level. What you are talking about is the DDMA, the District Disaster Management Authority, and above that, which are the next authority is the SDMA, the State Disaster Management Authority. We here are at the apex level. Along with that, there are lot of movements at the grassroots, which the district collector or DM kar sakte hain. It is the movement of civil defense. We have civil defense volunteers. Civil defense, now the Civil Defense Act has been changed to include disaster management also. So now the district magistrate can also ask for civil defense volunteers, and for Mr. Panchal's knowledge, the civil defense movement in Gujarat, it is one of the among the better states in India. So when there is a small scale rainfall, suppose we talk about response or preparedness, the local civil defense units along with the home guards, police and whatever other agencies which are there, they should be prepared every year. As whereas we are talking about making the breaching of canal and all, it is a very bigger issue. I think members would like to say something on that. No, actually जैसे कि अभी बताया है राठौर साहब ने, कम्युनिटी अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक नॉलेज में मैं ये लाना चाहूँगा कि जो हमारी नेशनल डिसास्टर रेस्पॉन्स फोर्स है, अगर कोई ऐसी डिसास्टर होता है उसमें वो रेस्पॉन्स भी करते हैं, बट एट द सेम टाइम वो लोग ड्यूरिंग अदरवाइज पीरियड में कम्युनिटी अवेयरनेस करते हैं। और ये जैसा भी ज़रूरत हो, अगर कोई मिट्टी कट रही है या कोई कैनाल बनानी है या उसको रोकना है, तो स्टेट लेवल पर उसके प्रोग्राम बनाए जा सकते हैं और उसको कैसे रोका जा सकता है बाढ़ को, ये बहुत ज़रूरी है। और रोकने के अलावा कम्युनिटी को भी अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है कि जिस एरिया में बाढ़ होती है वो कैसे उनको रहना है, किस तरह के मकान बनाने हैं, अगर कोई ऐसी बात आती है अपनी फसलों को किस हिसाब से बोना है, तो उनको भी बहुत ज़रूरी है। तो दोनों तरफ से ये एक्शन होना ज़रूरी है, कम्युनिटी की तरफ से भी और गवर्नमेंट की तरफ से भी, स्टेट की तरफ से भी, कि स्टेट उसको प्रिवेंट करने के लिए जो कुछ बांध या कुछ उस तरह की जो चीज़ें बनानी है या जो उसको पानी के बहाव को रोकना है या उसको एक सही डायरेक्शन देनी है, वो तो स्टेट लेवल पे हो जाता है और या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो जाता है। कम्युनिटी का भी बहुत रोल है कि वो कैसे करें उसको, तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें मैं कहना चाहूँगा, जैसे माननीय सदस्य ने कहा अभी कि कम्युनिटी का रोल तो है, लेकिन इसमें हम लोगों को विकास के साथ साथ आपदा प्रबंधन को कैसे जोड़ा जाए, ये मुद्दा बहुत अहम है कि हाउ वी लिंक डिजास्टर मैनेजमेंट विद द डेवलपमेंटल एक्टिविटी। जो हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं, जो हमारे विकास के कार्यक्रम चल रहे हैं, उनका एक इंटीग्रल पार्ट
आपदा प्रबंधन होना चाहिए। तो इसके लिए जैसे मैं उदाहरण देना चाहूँगा, यदि कोई आप सड़क बना रहे हैं तो वो सड़क को पानी को अवरुद्ध ना करे, पानी का जो नेचुरल फ्लो है उसको अवरुद्ध नहीं करना चाहिए। अभी जैसे आपने उत्तराखंड में भी देखा, जैसे वैज्ञानिक लोग कह रहे हैं जो उत्तराखंड में त्रास दिया है, उसका कारण एक काफ़ी हद तक ये भी रहा कि विकास को आपदा प्रबंधन के साथ जोड़कर नहीं देखा गया। यदि आपदा प्रबंधन को हम ध्यान में रखें किसी भी विकास के कार्य को करने से पहले, तो आपदा के प्रभाव को काफ़ी न्यून किया जा सकता है, काफ़ी कम किया जा सकता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम किस तरह से विकास कार्य करें, किस तरह से उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें, किस तरह से इकोलॉजी को, एनवायरनमेंट को, किस तरह से वहाँ की जियोलॉजी को ध्यान में रखते हुए कोई भी विकास कार्य को संपूर्ण किया जा सके। Thank you, sir. Now, let me get back to Sandeep Rai Rathore sahab. I'm sorry I did not properly pronounce your name properly when I was introducing you. Sorry for that. Now, sir, you kindly tell us NDRF. जो you have to be fully prepared all the time. That's what one of the mandate that NDRF is concerned. And we will be happy to know that the rather viewers, what type of preparedness you will have with whenever the natural disasters take place, and vis-a-vis the preparedness that you would like to take when the man-made disasters are taking, maybe with the specific examples of flood or cyclone or earthquake takes place, whatever preparedness is, you will go with the preparedness, and what type of, because you have a very lesser time at your disposal, because we once the disaster takes place, then the time we have to do everything in a very, very fast way. Because there is no, because we have to save the life, we have to save the properties, we have to save all the things are there. So within the shortest time available, what type of preparedness and what are the mechanisms you adopt in this phase? Very briefly, I will be, viewers would like to know. Yeah. First of all, I would like to inform NDRF, that is the National Disaster Response Force, or in Hindi what we call is Rashtriya Aapda Mochan Bal, is a creation of the Disaster Management Act 2005, and in 2006 the first of the NDRF battalions, which was already there with the paramilitary forces, was collected, and we had a formation of a force starting with 8 battalions. Now it is 10 battalions and going to be raised up to 12 battalions. Having said that, it is now become the single largest deputationist force in Government of India. So that means no other force, earlier to this there was a force called NSG. Now this force has become the single largest deputationist force with the Government of India. And also it is the largest disaster response force in the world. Yeah. So right now it is the single largest disaster response force in the world. But we should not confuse this, the largest response force in the world, with a response mechanism. There are other countries, more developed and advanced countries, they have a better response mechanism overall. But as a single unitary force, this is the largest disaster response force in the world. Now this disaster response force, the charter, how it has been enshrined, it is to cater to natural disasters, all kind of natural disasters. We have named them. Basic among them in India are the ones we can relate to the earthquake or the tectonic movements which are in the sub-Himalayan regions stretching throughout, where we have the zoning, zone 4, zone 5 being more critical. Then we have the riverine floods, whereas the eastern part of India, then we have starting from Bihar, Bengal, Orissa and UP, and then the Tarai regions, and then sporadic rainfall results in riverine floods throughout India. The third one being the cyclonic area, which is the east of India, coming from Bay of Bengal. And also now the fourth one after the tsunami of 2004 is the possible disaster for that. These are the major ones which I can list in order of priority. Finally, I'll also like to mention the man-made disasters. This force is also to respond to CBRN, chemical, biological, radiological and nuclear. So these are the only man-made disaster which are in our charter of duty. However, we have found in certain contingent situations, we have been responding to train accidents where we are located somewhere near a train accident site. Because of the equipment we carry, we have been responding to that. So some other man-made disasters, in a way we are going and responding. So our mechanism, you asked why we respond and how we respond very fast. So we have a whole battalion. Battalion is divided into teams.
So our battalion is divided into 18 teams, out of which 12 are operational, 6 are known as logistical teams. So these 12 teams, now each battalion is to locate them at various places. The idea is some teams have to be located in the more vulnerable area. I can give an example for Mumbai. Our battalion is located in Pune, but we are going to locate 2 teams in Mumbai. As you have been reading of late, there have been number of building collapses. In last 1 week we had 3 in and around Mumbai, Thane. So these areas, so we are going to locate. So our teams will be located at various places apart from the battalion headquarters, 12 battalion headquarters and roughly 21 other places throughout India we will be co-located. So 12 plus 21, so we have roughly 33 places, and our teams are ready to move. Our boys are always on a standby. उनके पास उनका सामान, सामग्री, vehicles, drivers, everything is ready. So no sooner we get a call, and what kind of disaster it is. We have 310 special equipments we carry. But suppose I come to know it is a flooding. I may not carry some equipment which are required for CBRN. I will carry my boats which are required for a flood kind of a situation. So my positioning is as such, wherever my battalions and companies are, to respond in the least possible time, and we call the golden hours, which is 48 hours and before. Our mission is to respond as soon as possible. In Uttarakhand, we were able to reach Dehradun within 5 to 7 hours, and after that airlifting within 24 hours. We were there on the spot, but of course movement of the whole bigger contingent took more time. So that is how the mechanism is set up. Yeah, thank you, sir. Sir, Bansal sir, let me get back to you. What is the paradigm shift in disaster management these days? No, there's a complete paradigm shift with the past. What is the paradigm shift in this disaster management? So paradigm shift, as I told, that earlier the disaster management used to be a relief oriented, that if there is a disaster, the government machinery will move, army will move, some of the NGO will go, and they will manage this disaster. Now there is a holistic approach: prevention, mitigation, preparedness, response, relief, rehabilitation. This is a complete cycle. Yeah. What the prevention means, as you told, that our country is having, because of geographical location, it is very prone to all disaster, flood, tsunami, cyclone, earthquake, etc. Yeah. At the same time, man-made disaster of nuclear, biological and chemical nature, accidents, fire. So these are the man-made disaster. Even if you call today, building collapse is also one of the man-made disaster only. So in such situation, you have to make preparedness. And preparedness in the sense, when we talk about, say for example, earthquake. So a building, if it is made earthquake proof, you train the masons, you follow some certain kind of course, then you can prevent those buildings. Can be because a country like Japan, they have got very high rise buildings, and they have got not only high rise building, that they have got very these events of earthquakes are very high over there, but they don't fall because they have applied the technology. Similarly, for the flood, as was told, that if you get prepared before that, and man-made disaster, that is also very, very important, as been told by Mr. Sandeep, that our battalions, they are trained for the CBRN. And in case of Japan tsunami, there was a Fukushima nuclear accident was there. During that period, there was search and rescue. Other teams from the other part of the world, they've left that place because they were not having training, they did not have any protective equipment. There are the need of protective equipment, there's the need of detection equipment, there is a need of decontamination. So our teams are having that, and they did that mechanism. Similarly, when there was the Mayapuri nuclear release, the NDRF did wonderful job over there also, and some of the people who were not trained, they were likely to expose. So that is very, very important. And even for the natural disaster, that one has to be trained for the CBRN, chemical, biological, nuclear, which we are imparting training, and DMA is imparting training for that particular purpose, and our CBRN battalion of NDRF, they do. During Commonwealth game also, the CBRN battalions of NDRF, they did, as this location of one of our battalion is in Pune. So in 2010, there was the chlorine leak in Mumbai, and that was taken care of by NDRF. And in 2010 itself, when the Kannur district of Kerala, there was some chemicals were dumped in one of the rivers, the Srayaram river, and we got a call from there. And then our battalion went and we mobilized some of the other places like this DRDO, and they did the job.
So when we talk, until unless you are prepared or until unless you have got training, you have got capacity building, you can't do this. So that is very, very important, where the paradigm shift is very, very important. And at the same time, once there is a disaster occurs, there should be a prompt and effective response followed by rehabilitations and reconstruction. So this is what is being followed. It is a whole process. There is a whole cycle. It is not that, okay, disaster is over, now you just go away from there and don't take care. What you have to do, you have to do other thing also. You have to see what is the minimum standard of food. Initially they need food, that is the packed food, because they cannot cook. After that you need initially some minimum water, 1.5 to 2 liters for the drinking purpose. 2-3 days you can go for that, and then subsequently you need for washing purpose, bathing clothes. All these kind of things are required. And to prevent any kind of epidemic or infection, you have to take care of hygiene and sanitation, proper disposal of waste and sewage, etc. So these are the things which are very, very important. That, and what we do is the community-based disaster management. Shall we take a call, sir? Yes. Yes, Mr. Anil. हाँ सर. Yes, please go ahead. हाँ सर. आ रहा है नाम. आप बोलिए, आपने सवाल पूछिए प्लीज. सर, भूगोल दृष्टि से प्राकृतिक आपदा कितने प्रकार से होते हैं? भूगोल की दृष्टि से प्राकृतिक आपदा कितने भाग होते हैं? देखिए, जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, जैसे हमारे कंट्री में अर्थक्वेक है, साइक्लोन है, सुनामी है, फ्लड है, इस तरह की हैं. कुछ कंट्रीज में लैंडस्लाइड्स हैं, कुछ कंट्रीज हैं जहां पर हमारे यहाँ एवलांच है, दूसरे कंट्रीज में वोल्केनोज हैं, टॉर्नेडोज हैं. तो कुछ ये इस तरह की प्राकृतिक आपदाएं हैं जिनके लिए तैयारी और जिनके लिए रिलीफ वर्क करना या जो उसके लिए रिस्पॉन्ड करना बहुत ज़रूरी है. नहीं, मैं रिलेटेड टू दिस में राठौर साहब मैं आपके पास आऊँगा. जैसे इफ़ यू सी दैट इंडियन टोपोग्राफी, अगर इफ यू सी दैट रीड द फास्ट रिकॉर्ड्स, ज़्यादा तरफ एर्थक्वेक इट इज़ यहाँ महाराष्ट्र और गुजरात में होते हैं. एज यू राइटली सेड, साइक्लोन कोस्टल एरियाज में होते हैं. बाकी जो फ्लड्स है वो सेंट्रल एरिया में होता है. नो, आपका फोर्स में इज इट पॉसिबल टू हैव सच टाइप ऑफ डिमार्केशन ऑफ द रिस्पॉन्स टीम? Because one is the prevention, because you can I think we have not succeeded in preventing the disasters. That's what one thing we are, I mean, good in the doing the post disaster. We are very successful. Rather, in a management parlance we say that we Indians, we are very powerful individually as an individual, but we are collectively very weak. Whereas the Japan, they are collectively very strong, individually they are not very strong. Perhaps some analogous to that, we collectively somehow we are not in a position to deliver the goods in the post-disaster era, number one. But keeping this the past, like Maharashtra, Gujarat, where you can concentrate more on the earthquake related, you can anticipate. Tamil Nadu, Andhra, West Bengal, this and all that, you can think the cyclonic technology. So accordingly, you can plan in advance to how to plan, how to say overcome such a situation and all. Is it possible to do of this topography India, make certain say analysis and do some say preparatory work for a future developmental work? First हाँ, ये जिस तरह से भारत की भूगोल के हिसाब से जैसे हमारा राष्ट्र है, जो हमारी बटालियन है, जैसे हमारी बटालियंस की पोजीशनिंग हुई है, जहाँ जहाँ पे हमने उन्हें रखा है, वो बेसिकली ये सारी चीज़ें सोच समझ के रखी गई हैं. अब जैसे असम में हमारी पहली बटालियन है, वहाँ पे असम में जितनी बाढ़ हर साल आती है ब्रह्मपुत्रा से, उसके हिसाब से जो सबसे पहले हमने ट्रेनिंग हमारे अफसरों को वहाँ दी और हमारे स्टाफ को दी, वो ये थी कि भाई उनको पहले नाव चलाना आनी चाहिए. हमारे पास जिस तरह की नाव है, मेन 2 बड़ी वाली नाव है जो उनको चलानी आना चाहिए. उसके अलावा उनको एक लाइफ गार्ड का काम, पहले तो स्विमिंग आना जरूरी है. स्विमिंग, तैराकी अगर उन्हें आती है, तैराकी के साथ उन्हें डाइविंग आनी चाहिए. तो वो डीप सी डाइवर भी हैं, वो स्कूबा डाइविंग ऑक्सीजन लेके नीचे जा सकते हैं अगर उन्हें जाना पड़ा. तो इस तरह से एक तरह से हमने जो बटालियन की ट्रेनिंग बनाई है, जो इलाके तट में हैं और जहां बाढ़ पीड़ित इलाकों में हैं, वहां पे हमारी ट्रेनिंग बेसिकली उस तरह की आपदा को झेलने के लिए की गई है. अब जिस तरह से अगर हम बोलें कि भाई हिमालयन रीजन में, सब हिमालयन रीजन, जिस तरह से उत्तराखंड में अभी बाढ़ आई, यहाँ पे पहाड़ भी हैं एक तरफ, दूसरी तरफ पानी है. पानी का जो बहाव यहाँ पे है और जो समुद्र में होता है वो अलग होता है.
समुद्र में आपका बहता पानी नहीं होता, इट इज ओनली लाइक वेव्स, जो भी आती हैं वेव्स आएंगी और जाएंगी। अब जो हमारी बटालियंस जो नॉर्थ इंडिया में स्थित हैं, उनके जवान बेसिकली आईटीबीपी बैकग्राउंड के थे। आईटीबीपी से जो आए उनको पहले पहाड़ी इलाकों में पहाड़ चढ़ना आता ही था और उनकी ट्रेनिंग उसी हिसाब से थी। जब हमने उनको एनडीआरएफ में लिया गया, उनको स्पेशल तकनीक सिखाई गई जो रेस्क्यू के लिए उन्हें ऊपर जाके यूज करेंगे। जो अभी उन्होंने केदारनाथ में जो सबसे पहले टीम पहुंची थी वो एनडीआरएफ की टीम थी। ये सारा डिजास्टर होने के बाद सारा मैकेनिज्म वहां अस्त व्यस्त था। जब ये लोग पहुंचे, उनको पहाड़ पे चढ़ना तो आता ही था, उसके अलावा उन्होंने ऐसी इक्विपमेंट लेके गए थे ऊपर, और ऐसी इक्विपमेंट को उनको हैंडल करना आता था कि वो पहाड़ में भी चढ़ पा रहे थे और जाके रेस्क्यू ऑपरेशन भी कर पा रहे थे। जैसे एक हमारी एक टीम को कहते हैं एमएफआर, मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर। तो मैं कहना ये चाहूंगा कि जो हमारी बटालियंस है, सर डोंट माइंड, शैल यू टेक अ कॉल सर प्लीज? या यस मिस्टर अजित नारायण, हेलो। हेलो, हाँ जी बोलिए। हाँ सर, मेरा एक ये सवाल था कि जैसे आपदा प्रबंधन से नागरिक सुरक्षा को जोड़ा गया था। कंटिन्यू करिए प्लीज। जी, तो इसमें लेकिन जैसा बनारस में एकदम से कोई भी तैयारी नहीं है। अच्छा, मैं बताना चाहूंगा। अच्छा प्लीज, थोड़ा सा एक वाराणसी से उनका हम आगे कर सकते हैं। नहीं, बनारस के बारे में रिस्पांस के लिए मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहूंगा कि यूपी सरकार ने स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स का गठन करने का निर्णय ले चुके हैं, और आज की तारीख में यूपी सरकार ने उनके जो एसडीआरएफ की टीम्स और बटालियन में जिनकी नियुक्ति की जाएगी उनको भी उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया है। और अभी चर्चा ये चल रही है कि आने वाले गत 1-2 महीनों में उनकी ट्रेनिंग की जाए। तो एसडीआरएफ जो स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स बनती है, उसकी ट्रेनिंग का दायित्व एनडीआरएफ को दिया जाता है एनडीएमए के थ्रू। एनडीएमए ने एक प्रोग्राम बनाती हैं और वो हमें देती हैं कि एसडीआरएफ का आप ट्रेनिंग करें। तो जब आप बात कर रहे हैं बनारस की, और रादर मेरे को पता चला है कि जिस तरह से बनारस है, बनारस में ही इनकी जो पहली बटालियन बन रही है एसडीआरएफ, उसका चयन भी होगा, और आई थिंक उनका जो एक कंपनी रखने का बनारस में प्लान है। उसके अलावा जो हमारी फोर्स है राष्ट्रीय स्तर पे एनडीआरएफ, उसकी भी 2 टीम्स रखने का एक प्रपोजल है बनारस में या बनारस के इर्द गिर्द में। तो ये प्रोसेस अभी जारी है। थैंक यू सर। नाउ लेट मी गेट बैक टू, आई थिंक यू आर कंटिन्यू द, पहले आपको कंटिन्यू करना चाहते हैं सर बिफोर द क्वेश्चन? नहीं, थैंक यू। अच्छा, ओके। नाउ सत्येंद्र, मैं आपके पास आऊँगा। जो डिसास्टर विस डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज लेना भी जरूरी है। उसके डेवलपमेंट एक्टिविटी करने समय पर उसको डिसास्टर को रोकना भी आवश्यकता है। नो, इसके लिए क्या एज ए जो योर इंस्टीट्यूशन, इसके बारे में कुछ स्टडीज़ वगैरह, रिसर्च वगैरह इसी इधर में किए हुए, और इफ देयर इज एनी, आपका मैंडेट भी यही भी है टू कैरी आउट रिसर्च वर्क इन दिस एरिया, जो डेवलपमेंट विस डिसास्टर को कैसे नियंत्रण में रखा जाएगा, इसके बारे में थोड़ा कैन यू थ्रो सम लाइट ऑन दिस प्लीज? देखिए, जो कैपेसिटी बिल्डिंग के कई कंपोनेंट हैं। इसके अंदर सबसे पहला कंपोनेंट जो आता है वो आता है ट्रेनिंग का। किस तरह से हम लोगों को ट्रेन करें, किस तरह से ऐसे लोगों को ट्रेन करें जो कि आपदा प्रबंधन से सीधे जुड़े हुए हैं। इसके साथ साथ हम लोगों का जो दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है वह है मेन स्ट्रीमिंग डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट को दूसरे विकास के कार्यक्रम हैं, जो दूसरे लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, उन लाइन डिपार्टमेंट्स के साथ इसको किस तरह से जोड़ा जाए। तो उनके जो ऑफिसर्स हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो कर्मचारी हैं, उन लोगों को का भी प्रशिक्षण करना आपदा प्रबंधन के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि वो अपने विकास कार्यक्रमों के अंदर भी आपदा प्रबंधन को समायोजित कर सकें। मैं उदाहरण देना चाहूँगा, जैसे कोई एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का ऑफिसर्स हैं, उसके कार्यकर्ता हैं या उसके कर्मचारी हैं, तो उन लोगों को भी आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण होना चाहिए, ताकि एग्रीकल्चर के अंदर वो विकास कार्यक्रम के साथ साथ आपदा प्रबंधन को किस तरह से जोड़ सकें। तो जैसे हमारा प्रशिक्षण संस्थान है, तो ये प्रशिक्षण संस्थान राष्ट्रीय स्तर पर है, और इसके साथ साथ हमारे 30 विभिन्न राज्यों के अंदर आपदा प्रबंधन केंद्र हैं, जो कि राज्य स्तर पर प्रशिक्षण का कार्यक्रम देते हैं।
तो इसमें हम लोग केवल आपदा प्रबंधन से संबंधित कर्मचारियों को प्रशिक्षण नहीं देते, हम उन लोगों को भी प्रशिक्षण देते हैं जो दूसरे विभागों के हैं, जैसे कि रोड डेवलपमेंट के हैं, जैसे कि फोर्स के हैं, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के अधिकारियों को भी हम लोग ट्रॉमा मैनेजमेंट वगैरह में प्रशिक्षण उपलब्ध कराते हैं। इसके साथ साथ हम लोग डॉक्यूमेंटेशंस करते हैं, क्योंकि लेसन्स लर्नड बहुत ज़रूरी है। जैसे अभी आपदा उत्तराखंड के अंदर भीषण आपदा हुई, तो इससे हम लोगों को क्या सबक सीखने के लिए मिलता है, ताकि हम भविष्य में जो हमारी कमियां रह गई हैं उन कमियों को किस प्रकार हम दूर कर सकें। तो इसके लिए हम लोग डॉक्यूमेंटेशंस करते हैं, हमारी टीम वहाँ पर जाती है, लोगों से बात करती है, आपदा का पूरा विश्लेषण करती है। उस विश्लेषण के आधार पर हम लोग एक डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं। उस डॉक्यूमेंट के अंदर सबसे ज़्यादा एम्फेसिस होता है लेसन्स लर्न पर, कि हमने क्या इनसे सबक सीखा और भविष्य में हम अपनी गलतियों को कैसे सुधार कर सकें। इसमें मैं थोड़ा और जोड़ना चाहूँगा, हाँ, जो डेवलपमेंट के बारे में बता रहे हैं, जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसमें खासकर रोड बनाना है, स्कूल बनाना है, हॉस्पिटल बनाना है, तो उसमें मान लिया हमको रोड बना रहे हैं और रोड इतनी सक्षम होनी चाहिए, पानी में ना बहे, और जैसे कि पहाड़ी इलाकों में उसमें इस तरह का एक डेवलपमेंट में प्रॉपर होना चाहिए। दूसरा, जैसे मान लिया कोई पुल बना है, तो जो आप पुल बनाए हैं, आप पुल हमारे डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, बट वो उतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, कोई अर्थक्वेक आता है उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है। जैसे हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं वो भी अर्थक्वेक प्रूफ होने चाहिए, बिल्डिंग वो अर्थक्वेक प्रूफ होनी चाहिए, हॉस्पिटल हैं तो हॉस्पिटल के अंदर में जब हम नए हॉस्पिटल बनाते हैं तो उसमें जो बहुत सारी ऐसी चीज़ हैं हॉस्पिटल सेफ्टी की, कि कोई चीज़ लूज़ नहीं होनी चाहिए, जैसे कोई इक्विपमेंट है, मॉनिटर्स हैं, तो वो बिल्कुल फिक्स होने चाहिए, जिससे कि अगर कोई अर्थक्वेक की स्थिति होती है तो हिल के मरीज़ के सर पे ना गिर जाए। इसी तरह से जो बच्चों के स्कूल हैं वो भी अर्थक्वेक प्रूफ होने चाहिए। तो जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसके अंदर में इंटीग्रेशन का मतलब ही ये है कि जब कोई आप कार्य कर रहे हैं, डेवलपमेंट करिए, लेकिन उसका जो है आप जो बाकी आपदाएं हैं, चाहे उसको आप अर्थक्वेक लीजिए या आप उसको फ्लड लीजिए, कि वो ऐसी जगह बनाएं जहाँ कोई फ्लड एरिया ना हो, या ऐसी जगह बनाएं कहीं जहाँ लैंडस्लाइड ना हो, या ऐसी जगह बनाएं। तो इन चीज़ों का, आपदाओं का के असर का किसी भी डेवलपमेंट पर ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। सर, मैं आपको एक और सवाल पूछना, बिकॉज यू आर ए मेंबर ऑफ द ऑनरेबल मेंबर ऑफ द, आई थिंक देयर इज अ कॉल, आई विल टेक इट। सर, जो आपको एक सवाल, विल टेक द कॉल सर, प्लीज दे दिए कॉल। हेलो मिस्टर रविंद्र मीना। हेलो, हाँ जी बोलिए मिस्टर रविंद्र मीना। हेलो जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून जी सर, एनडीआरएफ में किस प्रकार सिलेक्शन होता है सर? एनडीआरएफ में किस प्रकार ही चयन होता है? एनडीआरएफ में किस तरफ का चयन चुनाव, उसका सिलेक्शन उत्तराखंड में अपने एनडीआरएफ में किस प्रकार से मतलब सिलेक्शन हो सकता है? ये आप, मैं बताता हूँ, I'll tell. वैसे तो ये पर्सनल सवाल है, लेकिन हम डेवलप विकास के बारे में हम ये नहीं, बट वी कैन इन्फॉर्म, हम एक बता सकते हैं कि जिस तरह से एनडीआरएफ का गठन हुआ है, आपका प्रबंधन के बारे में पूछ रहा हूँ सर मैं। हाँ, नहीं, चयन, मैं जिस तरह से आपका प्रश्न समझ पा रहा हूँ कि आप एनडीआरएफ में कैसे आप भर्ती हो सकते हैं या एनडीआरएफ में कैसे सेवा कर सकते हैं, यही आपका प्रश्न है? आई थिंक वो लाइन कटी है सर, यू कैन गो अहेड। तो जिस तरह से एनडीआरएफ का गठन हुआ है, एनडीआरएफ एक डेपुटेशनिस्ट फोर्स है और एनडीआरएफ के अंदर हम भर्ती करते हैं पैरामिलिट्री फोर्स से, तो हमारी डायरेक्ट भर्ती होती नहीं है। जो भी पैरामिलिट्री फोर्सेस भारत सरकार के पास हैं वो नियुक्ति करते हैं अपने मेंबरान की, और उनको हम 5 साल के लिए अपनी फोर्स में रखते हैं, तो कोई डायरेक्ट भर्ती हमारे यहाँ होती नहीं है। अच्छा, थैंक यू सर। सर, नाउ आई विल गेट बैक टू यू, बिफोर दैट नाउ व्हाट इज द प्रिपेयर्डनेस फॉर मैन मेड एंड नेचुरल डिजास्टर? प्रिपेयर्डनेस कैसे होना चाहिए, इसके बारे में? जो नेचुरल डिजास्टर है, डिपेंडिंग ऑन डिजास्टर किस तरह का है, अर्थक्वेक के लिए बिल्डिंग अर्थक्वेक प्रूफ बननी चाहिए, और जो फ्लड के लिए हैं, आपको जहाँ पर कोई चीज़ बना रहे हैं या खेती बाड़ी का काम है उसको ध्यान में रखना चाहिए। उसके बारे में सब बहुत कुछ कहा जा चुका है। और जो मैन मेड डिजास्टर हैं उसमें खास करके एक्सीडेंट, फायर, केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल, न्यूक्लियर ये आते हैं। और जैसे केमिकल, भोपाल गैस त्रासदी हुई, वहाँ पे बहुत सारे लोगों का उसमें इंजरी हुआ, रिलीफ नहीं है। इसी तरह से न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ जो कि हिरोशिमा नागासाकी में हुआ 1945 में, और अभी हमारे यहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ 2010 में। तो ये बहुत एक स्पेशल टाइप की चीज़ें हैं
तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप जैसे कोई भी न्यूक्लियर पदार्थ है उसको ना आप देख सकते हैं, ना सूंघ सकते हैं, ना चख सकते हैं। किसी जगह में अगर रेडिएशन है तो उसको कैसे देखा जाए, तो उसके लिए एक स्पेशल यंत्र की ज़रूरत होती है। तो वो जो टीम है उसके पास स्पेशल यंत्र होना चाहिए, उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि उसको कैसे डिटेक्ट करना है। इसी तरह से केमिकल का होना चाहिए और बायोलॉजिकल का होना चाहिए। तो उसके डिटेक्शन करने के साथ में फिर उनके पास में प्रोटेक्शन इक्विपमेंट भी होना बहुत ज़रूरी है। और जो प्रोटेक्शन इक्विपमेंट हैं उसमें आपका फेस मास्क, ग्लव्स, बूट, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि बहुत सारे जो हानिकारक पदार्थ हैं उसमें चाहे कोई केमिकल गैस है, न्यूक्लियर पार्टिकल है या बैक्टीरिया हैं, वो हमारे सांस के जरिए या खाने के जरिए अंदर जा सकते हैं, लेकिन अगर फेस मास्क हैं तो वो नहीं जाएंगे। इसी प्रकार से कुछ चीज़ें हैं जो केमिकल गैसेस हैं या फ्लूइड हैं वो हमारी बॉडी पर असर करते हैं, उसका प्रोटेक्शन करना भी ज़रूरी है। अगर उनको ये ऐसा हो जाता है, कोई इस तरह की चीज़ हो जाती है, तो अब उसको कैसे ट्रीटमेंट करना है, कैसे उसको डिकंटामिनेट करना है, उसका ट्रेनिंग, उसकी सुविधाएं भी होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हमारे पास में जो NDMA के अंदर जो NDRF है, नेशनल डिसास्टर रिस्पांस फोर्स, 4 बटालियन ट्रेंड हैं और भी हम सभी बटालियंस को ट्रेन कर रहे हैं कि वो इन केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल, न्यूक्लियर के लिए ट्रेन है। अगर ऐसी कोई चीज़ हो जाती है, आवश्यकता हो जाती है, वो चले जाते हैं। अब जैसे मैंने बताया मुंबई में गैस लीक हुई क्लोरीन की, तो उसके लिए हमारे लोग गए। अब H1N1 जो स्वाइन फ्लू हुआ था उसके ट्रीटमेंट के लिए उसका भी NDMA ने और हेल्थ मिनिस्ट्री ने मिलकर कार्य किया उसके ऊपर। इसी प्रकार से जैसे बर्ड फ्लू हुआ उसमें भी NDMA ने और जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री और हेल्थ मिनिस्ट्री सब ने मिलकर काम किया। तो इसके लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग होना बहुत ज़रूरी है, जिसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और इसको हर लोग नहीं जानते, नहीं समझते। मैं जब मायापुरी में था, मायापुरी में मैं गया, वहाँ पे जो एक शॉप थी, शॉप नंबर 32, हम एक डिटेक्टर लेके गए थे। तो जो वहाँ रेडिएशन का लेवल था वो 50 गुना ज़्यादा था, और जैसे ही हम 10-15 फुट दूर जाते थे तो वो नॉर्मल हो जाता था। अब जो कोई जिसके पास में ये डिटेक्शन इक्विपमेंट नहीं है वो तो उसके अंदर चला जाएगा, उसको रेडिएशन होता रहेगा, रेडिएशन होने के लिए में प्रॉब्लम हो जाएगी। इसी प्रकार से जो केमिकल जो ये CBRN है इसका ट्रीटमेंट भी स्पेसिफिक होता है, हर जगह इसकी सुविधा नहीं होती। इसके लिए एक एंटीडोट चाहिए, जैसे केमिकल है उसके लिए अलग से एंटीडोट चाहिए, हमारे पास में नर्व एजेंट्स हैं उसके अलग होनी चाहिए, एट्रोपिन वगैरह की बात होती है। इसी तरह से न्यूक्लियर की अलग होती है। न्यूक्लियर में हमको पर्शियन ब्लू, बहुत सारी आयोडीन, रेडियो एक्टिव आयोडीन उनकी ज़रूरत होती है, तो उसका अरेंजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि अगर इस तरह की कोई दवाई है उसका कॉमन यूज़ तो होता नहीं है, और आप जैसे जानते हैं कि हर दवाई का एक पीरियड टाइम होता है और कुछ टाइम बाद वो एक्सपायर हो जाती है। तो इसलिए इस तरह की दवाइयों को हमको प्रोक्योर करना है, प्रोक्योर करके रखना है, और फिर जितनी उनकी एक्सपायरी डेट है 5 साल 10 साल उसके बाद हमको रोटेट करना है। और जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट वो होने बहुत ज़रूरी हैं। मैं 2002 में जब स्वीडन में गया तो उसकी पॉपुलेशन बहुत कम है, वहाँ की 10-15 लाख के करीब है। तो उन्होंने अपने सभी नागरिकों के लिए ये मास्क वगैरह रखे हुए थे, अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो उस दौरान में उसको पहन सकते हैं, और वो उसको रोटेट करते रहते थे आफ्टर एवरी 10 ईयर्स। तो ये जो न्यूक्लियर केमिकल का, इसी के अलावा अभी मायापुरी के बाद में जो एक प्रॉब्लम है कि उसको कैसे डिटेक्ट किया जाए, तो कुछ ये NDMA ने और मिनिस्ट्री ऑफ एटॉमिक एनर्जी बोर्ड ने ये डिसाइड किया है कि हर स्टेट के अंदर में, हर जो सिटी है जिसकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है, वहाँ पर मोबाइल रेडिएशन डिटेक्शन वैन, मतलब जो मोबाइल वैन्स हैं उनके ऊपर फिटेड होगा न्यूक्लियर डिटेक्टर। अगर किसी जगह में रेडिएशन है तो उसका कैसे पता लगे और कैसे उसका समाधान हो। तो इन चीज़ों का, इसकी तैयारियां इस प्रकार से की जाती हैं। थैंक यू सर। सत्येंद्र साहब, मैं आपके पास आऊँगा। आई थिंक देयर इज अ कॉल, विल टेक द कॉल सर। या हेलो मिस्टर श्रीनिवासन, हेलो मिस्टर श्रीनिवासन, hello very good evening. Yes, please, good evening to the panelists and our director School of Law. In fact, I just wanted to know that are there any specific provisions in law on the lines of Motor Vehicle Act where there are some loss of life due to accidents? Similar kind of provisions are there in law which are taking care of any such loss of life, especially human life, due to the disasters caused by natural reasons. No, one is this.
Yeah. And another one of the caller had inquired about how to join the NDRF and all. I think this has become a very important question today, because there are many people who are forthcoming to get involved into NDRF on the lines of home guards and all. I think this can be a very good issue to be taken up with even NDMA at a national level, so that we can definitely engage and encourage youth especially to be involved in this on the lines of NCC, NSS or something like that. I think the peers from the NDMA, especially our General Saab also, I think he can throw some light. And of course, my colleague at School of Law, Professor, can also deal on this. And I would request all other colleagues to quench our thirst of these queries. Thank you, and over from Raghunathganj. So would you like to respond? देखिए, जहाँ तक आपने कहा कि एनडीएमए के अंदर में ऐसा होना चाहिए, कुछ लोग जो ट्रेनिंग करते हैं और वो ज्वाइन करना चाहते हैं, एनडीआरएफ के बारे में कैसे ज्वाइन करना होता है वो संदीप जी ने आपको बताया है। और लेकिन अगर आप कहीं किसी एक फोर्स को एनडीआरएफ के अलावा टोटली डिसास्टर मैनेजमेंट के लिए नहीं रख सकते, वो तो हर व्यक्ति को जिस डिपार्टमेंट में है उसको उतना डिसास्टर मैनेजमेंट आना चाहिए कि वो फर्स्ट रेस्पॉन्डर का काम करे, जो हम कम्युनिटी बेस्ड डिसास्टर मैनेजमेंट कहते हैं। तो वो पार्ट कम्युनिटी का है। जैसे मान लिया अगर कोई आदमी किसी बिल्डिंग में है और वो वहाँ की बिल्डिंग की देखभाल करता है, तो बिल्डिंग को किसी आदमी को नियुक्त करना चाहिए कि फायर आग लग जाए तो क्या करना है, कहाँ जाना है, कैसे बुझाना, किसको बुलाना है, किस तरफ से उसको निकालना है। अब उस आदमी को आप ट्रेन करके कोई सिर्फ उस काम के लिए तो दे नहीं सकते, वो तो सिक्योरिटी का आदमी है जो और भी काम कर रहा है, उसको ही उतनी नॉलेज होनी चाहिए। जहाँ तक स्पेसिफिक डिसास्टर है जैसे CBRN है तो उसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत है, उसके लिए स्पेशल लोगों की ज़रूरत है। लेकिन जो बाकी नॉर्मल डिसास्टर हैं या मैनमेड डिसास्टर हैं जो कभी भी हो सकते हैं, उसके लिए जो वहाँ के लोग हैं उनकी ही ट्रेनिंग की जा सकती है। उसके लिए हम अलग से कोई ऐसा काडर नहीं खड़ा कर सकते कि जिसके लिए वो जो डिसास्टर मैनेजमेंट ट्रेंड हो जाएं और उनको कोई ऐसी कहीं जॉब हो, एक्सेप्ट एनडीआरएफ। और एनडीआरएफ में सब डेपुटेशन से आते हैं, जो रेस्पेक्टिव फोर्स हैं उसमें वो एंटर करने के बाद में आ जाते हैं। जब मैं थोड़ा सा एक छोटा सा ऐड ऑन यही बताना चाहूँगा कि मैंने पहले भी एक प्रश्न में बताते हुए सिविल डिफेंस का चर्चा की थी। तो सिविल डिफेंस मूवमेंट जिस पर्पस के लिए बनाई गई थी उसके अंदर अभी मॉडिफिकेशन है। अब सिविल डिफेंस मूवमेंट में डिजास्टर मैनेजमेंट को भी इंक्लूड किया गया है और ये सारी स्टेट गवर्नमेंट्स अभी उनको ये उनकी नॉलेज में है। सिविल डिफेंस एक वॉलंटियर फोर्स है जो हर स्टेट जहाँ जहाँ पे मूवमेंट है वहाँ पे खड़ी की गई है। अब वेस्ट बंगाल जहाँ से ये प्रश्न किया था, तो वेस्ट बंगाल की सिविल डिफेंस मूवमेंट में पिछले 2 साल में काफ़ी काम किया गया है। तो अगर जो भी अपने आप को वॉलंटियर करना चाहता है और बेसिक ट्रेनिंग और बेसिक जो एहतियात बरतनी है, जो अभी ऑनरेबल मेंबर साहब ने बोली, वो सिविल डिफेंस का मेंबर बन के वो सीख सकता है और उसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है। अब जरूरी नहीं है कि सिविल डिफेंस एक पेड फोर्स हो, जरूरी नहीं है कि हर सिविल डिफेंस वॉलंटियर वो कोई रिम्यूनरेशन चाहे। जो आज तक चल रहा था होम गार्ड के साथ कि भी सिविल डिफेंस को भी कुछ पैसा मिलना चाहिए, मगर अगर एक एम्प्लॉयड आदमी है वेल टू डू, उसको जरूरी नहीं है कि वो बोले कि भाई मेरे को कोई आप डेली रेम्यूनरेशन अमाउंट दो या भत्ता दो, तो वो सिविल डिफेंस मूवमेंट ज्वाइन कर सकते हैं। ये हर स्टेट में अभी मौजूद है और ये वॉलंटरी बेसिस पे होता है। जहाँ तक उन्होंने जो कानून के उन्होंने पूछी थी जो मोटर व्हीकल्स एक्ट का, इसमें मैं थोड़ा इनका बताना चाहूँगा। ये दो उसका ऐसे तो मोटर व्हीकल का तो उसका उसी किस्म से नहीं, लेकिन अनलॉगस टू दैट इसी में जो नेशनल जो अथॉरिटी हैं, स्टेट अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी है, उनको ये अधिकार दी गई है। इसी से कटने उनको थोड़ा टोकन कॉम्पनसेशन उसको असेस, उसके भी थोड़ा एडवाइजरी कमिटीज़ हैं, उन्होंने असेस करेंगे इस एरिया में कितने नुकसान हुआ, उसी असेस करके उनको कॉम्पनसेशन तरीके से जो दी जाती है उसको भी, जो मकान बनाने नुकसान होगा तो मकान बनाने की भी, अगर किसी को जो खेती बाड़ी को उसका नुकसान हुआ तो उसके एकड़ के हिसाब से असेस करके उसको उसी के समय कॉम्पनसेशन दी जाती है। लेकिन अगर मिस्टर सिन्हा, अगर सवाल ये है कोर्ट में जाके उसको एनफोर्स करते जैसे, उसका प्रावधान इसमें नहीं है। लेकिन जो कमिटी है, जो उसका जो अथॉरिटीज का, उनका पूरा अधिकार दी गई है, इसके बाद उनको कॉम्पनसेशन दी है, लेकिन कोर्ट के जाके देने की आवश्यकता नहीं। हाँ जी सर, ये है। I'd like to add here that there is one fund also that is called State Disaster Response Fund, yes. or Relief Fund. So under this fund also provision is there
to compensate for life, to compensate for property loss, for compensate for agriculture loss. And side by side, I would like to mention about the volunteerism also in disaster management. There are many organizations like NSS is there, National NYK is there, NCC is there. So there also we are providing training, not only at national level but state level also. Disaster management training is being provided to these youth organizations also, so that they can serve at the time of disaster. Amen. Thank you, sir. Now, sir Patil Sandeep, sir, let me get back to you. You know, as I said, the post-disaster, that we have to send the relief measures as quickly as possible to the people and all. Now, what type of difficulties are faced, or how you plan to overcome such type of difficulties immediately after the disaster take place? Because your one of the duty is to ensure regular supply of essential items like these things and all, and what type of mechanism or things being adopted by the force to ensure the affected people get at least the essential item within the shortest possible span of time. First let me just clear this thing. The force जो बनी है वो बेसिक एक रिस्पॉन्स फोर्स है. जिस तरह की उसकी ड्यूटी है, मैंडेट हैं, उसमें रिलीफ एक्चुअली इज नॉट अ पार्ट ऑफ द रिस्पॉन्स फोर्स. बट हाउएवर मोस्ट ऑफ दिस ट्रेजेडी, जो भी ट्रेजेडी जहाँ पे होती हैं, एक ह्यूमन ट्रेजेडी होती हैं, तो ये एक ह्यूमन साइड ऑफ द फोर्स है. जहाँ पे भी हम जाते हैं वहाँ पे जो पीड़ित हैं, जिनको राहत देनी होती है, और जो दूसरी स्टेट एजेंसीज़ हैं, कोई वॉलंटरी एजेंसीज़ हैं, जब वो आती हैं तो हम उनको अपनी तरफ से, या जो हमारे पास इनिशियली सामग्री होती है. अब उत्तराखंड में जब हम एक पहाड़ जहाँ पे लोग 5-5 दिन 6-6 दिन से अटके हुए थे जंगल चट्टी करके, जब हमारे जवान ऊपर चढ़े तो वहाँ लोगों को 4-5 दिन तक खाना नहीं मिला था. कईयों को काफ़ी जख्मी थे, देवर इंजर्ड, उनको दवाइयाँ नहीं थी, मेडिसिन्स. मैं तो एक तो ट्रीटमेंट की बात कर रहा हूँ, वो जो हमारे डॉक्टर दे सकते हैं, मगर इसके अलावा सिंपल थिंग्स, ओरल हाइड्रेशन इफ़ यू हैव टू गिव, या कोई इस तरह की फर्स्ट एड के अलावा चाहे सिर दर्द की भी दवाइयाँ हों, तो ऐसी दवाइयाँ थी नहीं, बुखार. तो ये चीज़ें हमारे पास जो अपनी होती हैं हम वो पहले शेयर करते हैं जहाँ तक हो सकता है. जब वो नहीं होती तो जैसे स्टेट गवर्नमेंट उनका रिलीफ मैकेनिज्म को इस्टेब्लिश करने के लिए, अब केदारनाथ में हमने वहाँ पे कोई पुलिस नहीं थी, कोई वहाँ पे उनके लोकल ऑफिशियल्स नहीं थे रेवेन्यू के, तो हमने वहाँ पे सारा इलाके में पहले हमारी फोर्स ने थोड़ा संयम बनाया, उन्होंने इन्फोर्स किया, उसके बाद रिलीफ मैटर जो है उनको डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प की. हमारा बेसिक रोल यहीं तक रहता है. थैंक यू सर. सर नाउ कमिंग, उसका जुड़ा हुआ एक है जो मेडिकल रिस्पांस, जो उसका प्रिपेयर्डनेस कैसे होनी चाहिए इसी किस्म दुर्घटना होने के पास, प्रिपेयर्डनेस फॉर द क्विक मेडिकल रिस्पांस. इसके लिए you being the doctor, you are the best person to give your comments or offer comments on this. देखिए, अगर कोई भी जब डिसास्टर होता है तो कुछ लोग उसमें सुरक्षित रहते हैं, कुछ लोगों को इंजरी हो जाती है, और 10% तक के लोगों को इंजरी होती है. तो हमको उसको 3 तरह की व्यवस्था करनी होती है. एक तो टीम है जो क्विक रिएक्शन मेडिकल टीम है, वो वहाँ पर जाएगी, उसके पास सारा सामान है, डिफिब्रिलेटर, उसके पास में ऑक्सीजन सिलेंडर और जो सामान है मरहम पट्टी का, वहाँ लेके चले जाएंगे. इमीडिएटली ये कहा जाता है कि ये देखा गया है, अगर 1 घंटे के अंदर में जो गोल्डन आवर होता है, अगर राहत मेडिकल राहत पहुँच जाती है तो मरीज को बचाने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं. मतलब 10% लोग मर सकते हैं, 90% को आप बचा सकते हैं. अगर ये 8 घंटे हो जाती है तो उल्टा हो जाता है इसका. जो बहुत डेवलप कंट्री हैं वो बहुत एम्बिशियस हैं, उन्होंने 15 फर्स्ट प्लेटिनम मिनट्स रखा है इसके लिए. तो उसके बाद में जब एक बार वहाँ पे देख लिया जाए, फिर आता है अगर किसी को ज़रूरत है उसको हॉस्पिटल ले जाना है तो एक अच्छी सी मेडिकल केयर वैन होनी चाहिए. ट्रांसपोर्टेशन ये नहीं कि उसमें बस स्ट्रेचर है और पेशेंट चला गया, उसके अंदर दवाइयाँ होनी चाहिए, IV फ्लूइड होना चाहिए, ऑक्सीजन होनी चाहिए, जिसकी जाम या इस तरह की चीज़ें एम्बुलेंस बनाई जा रही हैं. और फिर हॉस्पिटल के अंदर में भी वहाँ पे अरेंजमेंट होना चाहिए. हॉस्पिटल में कैपेसिटी बिल्डिंग होती है कि जैसे हॉस्पिटल है, वहाँ पे अगर वार्ड है और बहुत सारे केसेस आ जाते हैं जो आपदा के ऊपर डिपेंड करता है, जो अर्थक्वेक है, या मोस्टली जो अर्थक्वेक में इंजरी बहुत सारी होती हैं, उसमें हेड इंजरी भी होती हैं, स्पाइनल इंजरी भी होती हैं, तो वहाँ पर अरेंजमेंट होना बहुत ज़रूरी है. जो क्रोनिक पेशेंट हैं जो वेट करते हैं उनको डिस्चार्ज किया जा सकता है, और जो एक कैपेसिटी होनी चाहिए, कोई वार्ड होना चाहिए और वहाँ पे बिस्तरे लगा दिए जाएँ और दवाई वगैरह का इंतजाम, ये सब कुछ पहले से प्लान किया जाता है.
इसके अलावा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है जो मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि जब कोई डिसास्टर होता है तो उसका मन के ऊपर बहुत गहरा गंभीर मेंटल इम्पैक्ट पड़ता है, मेंटल ट्रॉमा होता है, और मेंटल ट्रॉमा की वजह से लोग बड़े भयभीत हो जाते हैं और वो अपने आप को समझ नहीं पाते, डिप्रेस हो जाते हैं। और ये कई डिसास्टर में स्टडी की गई है। हिरोशिमा नागासाकी में जो लोग थे वो इतने परेशान थे कि उनको ये समझ नहीं आ रहा था जो हमारे लोग फंसे हैं उनको ले जाएं या अपनी जान बचा के जाएं। इसी प्रकार से जब एक यहाँ मैंगलोर में एक एयर की त्रासदी हुई थी, एयर इंडिया का विमान हुआ था, उसमें 153 लोगों की डेथ हो गई थी, तो उनकी जो फैमिली है वो बहुत डिप्रेस थी, ना खाना खाती थे ना कुछ कर सकते। तो हमने यहाँ से नेशनल NDMA से साइको सोशल सपोर्ट की टीम भेजी और एक निम्हांस जगह है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड लाइफ साइंसेज बेंगलोर, वहाँ से टीम गई, उन्होंने उनको सबको एक साइकोथेरेपी साइको सोशल सपोर्ट दिया। हमने साइको सोशल सपोर्ट के लिए नेशनल गाइडलाइन निकाली हुई है जिसमें कि कैसे इस चीज़ को डील किया जाए ये भी दिया हुआ है। इसके अलावा जो मेडिकल प्रिपेयर्डनेस, इसके बारे में भी जो हमने गाइडलाइन निकाली हुई है कि ये गाइडलाइन हम बनाते हैं तो उसमें देश के सभी जो एक्सपर्ट होते हैं उनको बुलाया जाता है और उसको देखा जाता है कि भी क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो इन गाइडलाइन हमने ऑलरेडी दी हुई है इसके लिए। अब बात ये आती है कि जो मैंने साइको सोशल सपोर्ट की बात की, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले मेरे ख्याल से 2011 में एक अर्थक्वेक आया सिक्किम में, तो वहाँ के जो लोग थे बहुत भयभीत थे, अपने घर में जाने के लिए तैयार नहीं थे। उनके अंदर मन में ये था कि जो बाहर से या नीचे से प्लेन से लोग आते हैं यहाँ पे आ जाते हैं, गंदा करते हैं, इस वजह से भगवान नाराज़ हैं और ये आपदा आई है। तो इन चीज़ों की जो उनके जो मन में ऐसी शंकाएं थे उनको दूर किया जाता है और जो कोई लोग डिप्रेशन में ना चले जाएं उसके लिए साइको सोशल सपोर्ट दिया जाता है। सर जैसे एक और वन मोर थिंग सर, दिस व्हाट जो मिनिमम स्टैंडर्ड डिजास्टर रिलीफ मेजर्स के बारे में थोड़ा जानकारी देंगे सर? मिनिमम स्टैंडर्ड का जो है डिसास्टर का जो कैंप लगता है कोई रिलीफ के लिए, तो हमको ये तय करना है कि कितनी कम से कम ज़रूरत है। जैसे कि पानी की है 1-1.5 लीटर पानी तो दिन में पीने के लिए होना चाहिए शुरुआत में, फिर उसके बाद में आपको 2-3 दिन ऐसे काट सकते हैं, फिर नहाने की भी ज़रूरत पड़ती है, कपड़े धोने की ज़रूरत पड़ती है, तो पानी एक क्लीन वाटर की ज़रूरत है जो होनी चाहिए। इसी तरह से भोजन का है कि जो इनिशियल स्टेज में है जो भोजन है वो पैक्ड फूड दे सकते हैं आप, लेकिन बाद में एक भोजन की व्यवस्था की जाती है जो जिस जगह का एक उचित खाना है। साउथ का अलग होता है, बिहार का अलग है, उत्तराखंड का अलग है, जो जिसको जिस तरह का खाना पसंद है उस तरह की खाने की व्यवस्था की जाए और वो हम वहाँ के लोकल लोगों से पूछे करते हैं। इसी प्रकार से जो हाइजीन सैनिटेशन है, अच्छी लैट्रीन्स और वहाँ पे इंतजाम कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ठीक तरह से जो मल मूत्र है या सॉलिड वेस्ट है उसका अच्छी तरह से इंतजाम ना हो या उसका डिस्पोजल ना हो तो उसकी वजह से कई बीमारियाँ हो सकती हैं, उसका रोकना भी बहुत ज़रूरी है। मेडिकल कवर भी देना बहुत ज़रूरी है, वैक्सीनेशन देना ज़रूरी है, या कोई डेड बॉडीज़ हैं उनका डिस्पोजल बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें इनके स्टैंडर्ड जो हमने बनाए हैं, जो हम बना रहे हैं, एक मिनिमम स्टैंडर्ड हैं जो कि सबको फॉलो करने हैं और स्टेट अपने स्पेसिफिक स्टैंडर्ड बनाएगा या बना सकता है बेस्ड ऑन दैट। लेकिन जितने स्टैंडर्ड हमने जो गाइडलाइन में बताए हैं उससे वो कम नहीं होने चाहिए, ज़्यादा ही भले हो जाएं। सर डॉक्टर साहब जस्ट वेरी क्विकली ऑन रिकंस्ट्रक्शन रिहेबिलिटेशन फोर्स को क्या करते हैं जो NDRF रिहेबिलिटेशन रिकंस्ट्रक्शन के समय NDRF रिहेबिलिटेशन रिकंस्ट्रक्शन में हमारा मैंडेट नहीं है, so we don't involve right now in this field. Okay sir. Now coming to the capacity building, because जो आपका जो एरिया जो अपने मेंबर सामने बोल रहे थे जो उसके सारे आपको क्या क्या आप एक्टिविटीज करते हैं जिसको ट्रेनिंग के बारे में इंपॉर्टेंट बात होते हैं, आपने वेरी ब्रीफली किस किस्म के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, कॉर्पोरेट सेक्टर को, NGOs का आपका ट्रेनिंग को भी आपको जो मैंडेट है आपके इधर कहाँ तक इसको तरफ पूरी कर पाएंगे इसके बारे में वेरी ब्रीफली? देखिए जहाँ तक मैंडेट है कैपेसिटी बिल्डिंग का मैंडेट बहुत बड़ा है। हमको सभी विभागों को, सभी जितने भी लाइन डिपार्टमेंट्स हैं उन्हीं को प्रशिक्षण देना है। तो इसके लिए एक नेटवर्क बनाने की ज़रूरत है, साथ साथ ज़रूरत है मेन स्ट्रीमिंग की कि हम किस तरह से जो हमारे दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं उनके प्रशिक्षण केंद्र जो हैं उनके प्रशिक्षण केंद्रों में भी किस तरह से डिजास्टर मैनेजमेंट का मॉड्यूल को हम लोग इंक्लूड कर सकें। इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी लेवल पर अभी UGC में डिजास्टर मैनेजमेंट को एक ऑप्शनल कोर्स के रूप में डाला गया है, तो उसमें भी हम लोग यूनिवर्सिटीज़ को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, जिस तरह से कि यूनिवर्सिटी के टीचर्स और साथ साथ स्टूडेंट्स वो सब आपदा प्रबंधन से प्रशिक्षित हो सके। तो एक बहुत लंबा सिलसिला है जिसमें कि हम प्रयास कर रहे हैं अधिक से अधिक लोगों को इसमें प्रशिक्षण। इसमें एक चीज़ और मैं जोड़ना चाहूँगा, ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स, मतलब जो TOT का हम कुछ लोगों को ट्रेन कर दें और फर्दर जाकर के ट्रेनिंग दें कम्युनिटी लेवल पे, वो भी बहुत ज़रूरी है। जैसे उन्होंने कहा सबको ट्रेन करना संभव नहीं है,
NIDM में, तो ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर करने के बाद में वो जाके अपने स्थान पर सबको ट्रेनिंग दे सकते हैं। थैंक यू सर। अब टाइम कंप्लीट पूरी तरह हो चुकी है। हम सारे एक्सपर्ट्स को इधर के बंसल साहब को और राठौर साहब सत्येंद्र को मैं धन्यवाद कहता हूँ इग्नो की तरफ से, एंड वी ऑल्सो विश द व्यूअर्स टू कीप ऑन वॉचिंग अवर प्रोग्राम इन फ्यूचर ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अवर प्रोग्राम प्लीज।